नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 371 है, पार्ट नंबर 370 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो है यहाँ पर 145 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 13 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 12 से क्या करेंगे कि 145 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 13 को रखेंगे, ठीक है। देखिए तो 12 को क्या करेंगे, तो 12 में 12 से गुना करते हैं, 12 12 144 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे इसको देखिए ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है। अगर 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, और इसमें एक को जोड़ देना है। जैसे देखिए 100 कितना आएगा 44 आ गया, और इसमें एक को जोड़ देंगे कितना गया, ये बराबर में 145 आएगा, ठीक है ना। 145 आएगा जो कि 145 से समझता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 को भी रखेंगे, ठीक है। देखिए तो 13 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, 13 का भी स्क्वायर कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169 आता है, और 169 में 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया, ये 70 आ गया, ठीक है। 170 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 170 हो जाएगा। तो 170 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 18, 18 से क्या रहा है 49 हो रहा है, 49 ले फिर 18 हो रहा है, 18 से 45 हो रहा है, 45 ले फिर 18 हो रहा है, 18 से 41 हो रहा है, 41 ले 18 हो रहा है, 18 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि देखिए एक 18 दिख रहा है, एक 45 दिख रहा है, फिर एक 18 दिख रहा है, फिर 49 दिख रहा है, फिर 45 दिख रहा है, यानी 18 18 दिख रहा है। एक संख्या छोड़कर 18 ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करेंगे 18 को अलग रख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 18 दिख रहा है ना, तो 18 को यहाँ पर 18 कर देंगे, और 18 से क्या लिख रहा है, यानी 18 से 18 दिख रहा है, ठीक है। 18 से फिर 18 दिख रहा है, तो 18 होता तो ज्ञात कर नहीं करेंगे क्योंकि एक संख्या छोड़कर ज्ञात होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 49 दिखा है, ठीक है ना। 49 लेकर लिख रहा है 45 लिख रहा है, 45 लेकर लिख रहा है 41 लिख रहा है। तो 41 ले यहाँ पर आपको अगला संख्या ज्ञात करेंगे क्योंकि एक संख्या छोड़कर ज्ञात हो रहा है। अब देखिए 49 लेकर लिख रहा है, देखिए 49 लेकर लिख रहा है 45 लिख रहा है, तो 49 में अगर 4 को माइनस कर देंगे 45 आ जाएगा, ठीक है ना। और 45 लेकर लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 41 लिख रहा है, इसमें भी माइनस 4 कर रहा है, तो क्या करेंगे 41 में भी 4 को माइनस कर देंगे। जब 41 में 4 को माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको 37 आ जाएगा। कितना है 37 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 37 हो जाएगा। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितनी सरल रेखाओं की संख्या है, ठीक है ना, रेखाएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कितने जो आकृति में से जो आपको सीधी रेखा है ना, वो कितनी सीधी रेखाओं की संख्या दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको सीधी रेखा कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधी रेखा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि 1 हो गया, ठीक है, 1 दिख रहा है। इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 इसमें दिख रहा है, देखिए 4 में इसमें सरल रेखा दिख रही है, फिर ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 इसमें भी सरल रेखा दिख रहा है, ठीक है। 4 इसमें भी दिख रहा है। तो 4 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये 4 के बाद में एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, और एक इसमें दिख रहा है। इसमें भी आपको 4 को दिख रहा है, ठीक है, 4 को दिख रहा है। और यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। देखिए तो 1 कितना आ गया, यानी 1 हो गया। अब इनका करेंगे सबको जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 4 12, यहाँ पर कितना गया 12,
ठीक है। अब 12 एक जोड़ेंगे तो कितना गया, 13 गया। यानी इस आकृति में टोटल कितनी सीधी रेखा है, तो 18 गो है, 13 गो है। तो 13 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में यानी PLOT को यहाँ पर 9137 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर LIFE को 4872 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक निश्चित कूट भाषा दिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है कि PLOT को क्या लिख रहा है, यानी 9137 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए LIFE को क्या लिख रहा है, 4872 के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि L को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो 2025 में आपको एग्जाम हुआ है NTPC का अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ठीक है। और आपको 2024 में भी एग्जाम हुआ था LP टेक्नीशियन RPF, उस सब में इस तरह का सवाल ना आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, PLOT को क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 91 और 37 लिख रहा है, ठीक है। उसी कूट भाषा में देखिए इसको क्या लिख रहे हैं, LI, ठीक है ना, F है और LIFE को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए 48 और 72 लिख रहा है। और यहाँ पर बताना क्या है, आपको बताना है कि L को कैसे लिखा जाएगा। आप देखिए ध्यान से, L को बताना है तो इन जो अक्षर दिख रहे हैं ना, इन अक्षर में आपको कौन मिलाएंगे, ये आपको संख्या दिख रहे हैं, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे। जो कॉमन मिलेगा ना वही आपको L का आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें कौन सा आपको एक कॉमन मिल रहा है और इनमें भी कॉमन कौन मिल रहा है, देखिए इन दोनों में कॉमन आपको देखिए L मिल रहा है और इसमें भी L मिल रहा है, एक कॉमन हो गया है, ठीक है। अब संख्या में कॉमन मिलाइए, संख्या में देखिए इसमें भी 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए तो L का क्या हो जाएगा, 7 हो गया। तो L के लिए कूट भाषा में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए K का भाई L है, Q का विवाह N के साथ हुआ है, L की माँ Z है, ठीक है, Z की पुत्री N है, यानी K का पत्नी P है। तो Q का K से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि K का भाई L है, तो K का भाई L को रखते हैं। जैसे देखिए K का भाई L हो गया, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर K को रखते हैं, ठीक है, K रखते हैं। K का भाई कौन है, L है, तो यहाँ पर K का भाई L हो गया, यहाँ पर L को रख देते हैं। L थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए K हो गया, इधर L हो गया, यानी K का भाई कौन दिख रहा है, L है, ये भाई हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि Q का विवाह N के साथ हुआ है, जो Q का विवाह है ना वो N के साथ हुआ है, तो ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, Q को रखते हैं। Q का विवाह किसके साथ हुआ है, N के साथ हुआ है, ये N के साथ हुआ है, ठीक है, N के साथ हुआ है। N थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है, ये N के साथ हुआ है, यहाँ पर N रखते हैं, N के साथ में हुआ है। तो क्या हो गया, N जो है ना N वो पत्नी हो जाएगा, ठीक है, इसकी पत्नी हो जाएगी, क्योंकि पत्नी हो गई। आगे बोल रहा है कि L की माँ Z है, लेकिन L की माँ कौन है, Z है, तो यहाँ पर माँ लिखते हैं, ठीक है, L की माँ हो गई, Z हो गई, ठीक है। आगे बोल रहा है कि Z की पुत्री N है, लेकिन Z की पुत्री कौन है, N है, तो Z की पुत्री को रखते हैं, ठीक है, ये पुत्री, Z का पुत्री कौन है, N है। जब Z का पुत्री N हो गया तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि K का पत्नी, देखिए K की पत्नी P है, यानी K की जो पत्नी है ना वो P है, तो यहाँ पर P को रखते हैं, ठीक है, ये पत्नी है, ये पत्नी, ठीक है, यानी पत्नी हो गया, ये पत्नी है, K की पत्नी P हो गई। आगे बोल रहा है कि Q का केस, यानी Q का केस के साथ क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर Q को और K के साथ बताना है। Q जो है ना, Q वो K को क्या बोलेगा, या K वो जो है ना वो Q को क्या बोलेगा। देखिए तो K की भाई L हो गया, L की माँ हो गई Z, तो इसकी भी माँ हो गई Z, माँ की देखिए ये पुत्री हो गई, जब माँ की पुत्री हो गई, ये पुत्री हो गई तो बहन हो गई, तो ठीक है ना, ये बहन हो गई, तो इसकी क्या दिख रही है, ये बहन है, इसका ये L का ये क्या दिख रही है, ये बहन लिखते हैं, ठीक है, ये बहन हो गया, क्योंकि इसका भाई है, भाई की माँ हो गई, माँ के पुत्री, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, बहन हो गई ना, इसकी बहन हो गई, ठीक है। K की भी बहन हो गई, L का भी बहन हो गई, K का और L का दोनों का ये क्या दिख रहा है, बहन N है, ठीक है, N का एक पत्नी है, तो ये पति है, N का क्या होगा, पति। तो K जो है ना, K क्या बोलेगा, बहन की पति, K बोलेगा बहन की पति, यानी K का Q से क्या संबंध है, तो N का देखिए K जो है ना वो N का N के पति क्या है, Q है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, Q, यानी बहन का पति बोलेगा, क्या बोलेगा, बहन का पति। देखिए
बहन, ठीक है ना, बहन का पति हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या दिखेगा, बहन का पति हो जाएगा। तो बहन का पति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, आगे देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा यानी दाएं से पांचवा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसे बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निम्नलिखित संख्या दिया है, प्रतीक दिया है, प्रतीक का श्रृंखला दिया है, ठीक है। इसका संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हमको क्या दिए, एक आपको श्रृंखला दिए। इन श्रृंखला में बोल रहा है कि सवाल यहाँ से देखिए बोल रहा है ना कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, ये बोल रहा है कि सभी श्रृंखला से प्रतीक को हटा देते हैं, ठीक है। तो सभी प्रतीक को हटाने के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा जो दाहिने से पांचवा होगा। तो देखिए सभी प्रतीक को हम हटा देते हैं। सभी प्रतीक को हटाने के बाद में ये सभी प्रतीक दिख रहे हैं ना, सभी प्रतीक को हटा दिए। अब हटाने के बाद में बोल रहा है कि दाहिने से पांचवा कौन होगा। देखिए तो दाहिने से पांचवा क्या दिख रहा है, एक, ठीक है, एक दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पांचवा का आ गया, 2 आ गया, कितना गया, 2 आ गया। यानी देखिए दाहिने से पांचवा क्या दिखेगा, दाहिने से पांचवा यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर कार्य जो है यहाँ पर प्रयास ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से दिया है कि सोना जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसे बोल कर है। देखिए एक कार से क्या होता है, यानी प्रयास होता है। कार्य करेंगे यानी कार्य जो करने से संबंध करे, प्रयास ले, यानी कार्य करने का संबंध किससे, यानी संबंध, ठीक है, किससे है, तो यहाँ पर आपको प्रयास ले है, ठीक है। उसी प्रकार से सोना किससे सम्मिलित होगा, वो सोना चांदी नहीं होता है, ये सोना सोने वाला, जिसे सोने के बाद में क्या होता है, आराम होता है। तो क्या होता है, ये किससे संबंध होगा, तो संबंध, ठीक है ना। ये संबंध किससे होगा, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम दिख रहा है। ये जिस प्रकार से कार्य करेंगे, कार्य करने का जो प्रयास लेता है, ठीक है, संबंध, उसी प्रकार से सोना जो है ना वो आराम करने से संबंध होता है, तो आराम हो जाएगा। तो आराम को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एल के एम एन, ठीक है, ओ और पी एक गोलाकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी ओ के दाईं ओर से चौथे स्थान पर एल बैठा है, यानी एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एम बैठा है, यानी एम का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है। और एन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर के बैठा है। एन के बाईं ओर से गिनने पर पी और एन के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एल के एम एन और पी ये गोलाकार मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यानी इसे कहने का मतलब है कि 2 2 4 2 6 व्यक्ति है जो केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं एक गोला में। देखिए तो एक गोला में बैठा देते हैं, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है ना, 6 व्यक्ति बैठ गए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि ओ के दाईं ओर से चौथे स्थान पर एल और एल बैठा है, यानी ओ के दाहिनी ओर से गिनने पर चौथे स्थान पर एल बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एल को ओ को रखते हैं, ठीक है, ओ के दाहिने ओर से चौथे पर गिनने पर एल है। देखिए तो 1 2 3 4 चौथा स्थान पर एल आ गया, एल यानी ओ के दाहिनी ओर से गिनने पर। आगे बोल रहा है कि एल के बाईं ओर से गिनने पर, देखिए वो एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एम बैठा है, लेकिन एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एम बैठा है। तो देखिए यहाँ पर बाईं ओर से गिनने पर कितना एम आ जाएगा, ये दूसरे स्थान पर एम बैठा है, ठीक है। और आगे देखिए एम का निकटतम पड़ोसी एन नहीं है, यानी एन का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है। तो जब एम नहीं है तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख देंगे, ठीक है, या के रखिए या वो रखिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एन के दाईं ओर से गिनने पर के बैठा है, यानी एन के दाहिने ओर से गिनने पर दूसरे स्थान पर के बैठा है। तो मान लीजिए एन को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एन को, एन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है, दिया ना। हाँ देखिए एक दूसरे स्थान पर क्या बैठा है, दाईं ओर से के बैठा है। आगे बोल रहा है कि एन के बाईं ओर से गिनने पर पी और एन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो पी को यहाँ पर बैठाते हैं,
पी हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखिए एन के दाहिने ओर से, सॉरी एन की बाईं ओर दिया है, यानी एन दिया है, एन की बाईं ओर से, बाईं इधर है ना, एन की बाईं ओर से गिनने पर पी और एन, पी और एन, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक ही लोग बैठा है ना, एल, एल बैठा है। कितने लोग बैठा है? एल बैठा है, यानी एल, यानी एल क्या आ गया? एक हो गया है। ठीक है, तो एक को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक यानी बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेनिग्राम में से कौन सा वेनिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आंख दिया है, कान दिया है और संवेदी अंग दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन दिख रहा है? तो ठीक, यानी सबसे कॉमन आपको देखिए स्वदेशी यानी स्वदेय यानी संवेदी अंग दिख रहा है। ठीक है, संवेदी अंग, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है तीनों शब्द में से? तो आपको संवेदी अंग दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना, संवेदी, ओ यहाँ पर द है ना, ठीक है, संवेदी अंग दिख रहा है। ठीक है, संवेदी अंग, यानी संवेदी अंग के अंदर ही कान भी आते हैं और इसमें भी आपको आंख भी आता है। ठीक है, दोनों आपको संवेदी अंग के अंदर ही आते हैं। ये क्या हो गया? कान हो गया, ये आंख हो गया। ठीक है ना, ये आंख हो गया। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? यानी संवेदी अंग। ठीक है, इसके अंदर में ही आपको नाक भी आता है और आंख भी आता है। देखिए इस तरह का वेनिग्राम बनेगा। इस तरह का वेनिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि जिस प्रकार से आपस में संबंधित संख्या है यानी 12 और 113 जिस प्रकार से समित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से जो है ना वो कौन सी आपको एक ऑप्शन है यानी संख्या जो इसके जैसा ही आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि जो संबंधित आपको संख्या दी है वो आपस में कैसे संबंधित है, तब ना आपको चारों को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यानी 13 यानी 12 से क्या लिख रहे हैं? 113 हो रहा है। ये आपस में कैसे हो रहा है? देखिए तब 12 में क्या करते हैं? 12 में 9 से गुना करेंगे, 12वां टोटल से, और 12वां टोटल हो गया और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 113 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए ए में अगर 9 से गुना करेंगे तो 14वां, तो यहाँ पर फिर 5 को जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ए नहीं हो रहा है। बी को देखिए, बी में क्या दिख रहा है? 8 9 72 हो गया है और 72 में 5 को जोड़ेंगे तो 67 आएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ए बी भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सी को देखिए, सी में अगर क्या करते हैं 9 से गुना कर, 17 में 9 से गुना करें, 17 9 तो यहाँ पर होगा नहीं, फिर 5 को जोड़ना होगा ना, तब 5 37 नहीं हो रहा है, इसमें भी आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11 से क्या लिख रहा है? 104 लिख रहा है, तो 11 में 9 से गुना करेंगे, 11 9 कितना आता है? 99 होता है, और 99 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो 104 आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस इसके जैसे कौन दिख रहा है? तो डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक नीचे समीकरण दिए, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को बदलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए का अर्थ क्या दिख रहा है? भागा। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए के जगह पर हम भागा रखेंगे। बी का अर्थ क्या बोल रहे हैं? गुना। बी के जगह पर गुना रखेंगे, बी के जगह पर गुना रख लिए। सी का अर्थ क्या बोल रहे हैं? प्लस। सी के जगह पर प्लस रखते हैं। और डी का अर्थ क्या बोल रहा है? डी का अर्थ माइनस दिया है, तो डी के जगह पर माइनस रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना क्या है? ये 13 आ गया है, 13 माइनस कितना दिख रहा है? 32 दिख रहा है। फिर यहाँ पर प्लस कितना दिख रहा है? 36 हो गया है। फिर यहाँ पर 36 के बाद वहाँ गुना दिया है। ठीक है ना, बी की जगह पर गुना है, यानी गुना कितना दिख रहा है? 49, और भागा कितना दिख रहा है? 49 दिख रहा है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए तो अब इनको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, तो 49 काट लिए एक मर्त में। ठीक है, और इनको क्या करेंगे ना, तो एक मर्त में, तो इसको पहले, हाँ देखिए एक स्टेप और चलते हैं, 13 माइनस 32 फिर प्लस 36 दिख रहा है। अब इनको एक 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 13 को और 36 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो 6 3 कितना गया? 9 आ गया, और 3 1 4 आ गया, कितना आ गया? 49 आ गया। 49 में क्या करते हैं? 32 ले
माइनस कर देंगे। 49 में 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह जो इसके जगह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर ग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी वैज्ञानिक मूर्ख हैं, सभी जो वैज्ञानिक है मूर्ख हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक को रखते हैं, ठीक है ना, ये वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक हो गया। ये सभी वैज्ञानिक क्या है, मूर्ख हैं। तो सभी वैज्ञानिक को यहाँ पर मूर्ख में रखेंगे, ठीक है, ये मूर्ख दिख रहा है, ठीक है, ये मूर्ख है। आगे बोल रहा है कि सभी मूर्ख अनपढ़ है, जो सभी मूर्ख है ना वो क्या है, अनपढ़ है, ठीक है। यहाँ पर अन, ठीक है ना, अनपढ़ हो गया, ठीक है, ये अनपढ़ है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी वैज्ञानिक अनपढ़ हैं। तो सभी जो वैज्ञानिक दिख रहे हैं ना वो अनपढ़ के अंदर में दिख रहा है, यानी सभी वैज्ञानिक क्या है, अनपढ़ है, ठीक है ना, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी अनपढ़ वैज्ञानिक है, जो सभी अनपढ़ है ना वो वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर सभी वैज्ञानिक अनपढ़ के अंदर में है, अनपढ़ वैज्ञानिक के अंदर में नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए बोल रहा है कि सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, जो सभी अनपढ़ है वो मूर्ख है नहीं, सभी अनपढ़ के अंदर में मूर्ख हैं, और यह सभी मूर्ख के अंदर में अनपढ़ नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना, गलत बोल रहा है। देखिए चौथा इसमें क्या दिख रहा है कि कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हैं, यानी कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक हैं, यानी कुछ जो सारे अनपढ़ के अंदर में क्या है, वैज्ञानिक हैं। तो कुछ यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। बोल रहा है कि कुछ अनपढ़ वैज्ञानिक है, यानी सभी अनपढ़ के अंदर में वैज्ञानिक है, यानी कुछ के अंदर, सभी के अंदर ही कुछ है क्या, तो क्या हो गया, सही बोल रहा है। यानी वन और यहाँ पर चौथा आपको सही बोल रहा है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी वन और चौथा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैचों में बैचों के औसत अंक क्रमशः 20, 26, 56 हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 25, 31 और 41 विद्यार्थियों के 3 बैच जो है ना वो तीनों बैचों का औसत अंक कितना दिया है, 20, 26, 56 दिया है। तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करना है, औसत अंक, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करते हैं। औसत अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये औसत अंक है। तो औसत अंक कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, ठीक है। 25 में कितने से गुना करेंगे, 20 ले गुना करेंगे, इसको 25 में और में दोनों में गुना कर लेंगे, फिर प्लस दिया है, फिर क्या दिख रहा है, 31 दिख रहा है। 31 में कितने से गुना करेंगे, 26 ले गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 41 दिया है। 41 में कितना से गुना करेंगे, 56 से गुना करेंगे, ठीक है, 56 से। अब इन सबको गुना करेंगे और इस नीचे क्या लिखेंगे, औसत में क्या होता है, नीचे होता है। अब नीचे क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, इन सबको औसत होना, औसत को नीचे रखेंगे, ये 25 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 31 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर आपको 41 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए 20 को और यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, 25 और 20 था ना, देखिए 25 और 20 है, 25 और 20 को आपस में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो कितना देगा, 25 दूनी के 50 यानी 500 आ गया, ठीक है ना, ये 500 आ गया, ठीक है। फिर प्लस में कितना आ गया, 31 को 26 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 806 आ गया, ठीक है, 806 आ जाएगा। फिर प्लस दिख रहा है, अगर यहाँ पर 41 और 56 को गुना करेंगे तो 2296 दिख रहा है, ये 2296 आ जाएगा, ठीक है, 96 आ गया। अब इन सबन को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 97 आ गया, ठीक है, 97 आ गया। अब इन सबको आपस में फिर जोड़िए, ठीक है ना, देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3602 आ जाएगा, और बटा में कितना करेंगे, 97 दिख रहा है, ठीक है, 97 से इसको भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, भाग करने के बाद में कितना गया, तो 37, ठीक है, 37.13 गया। तो 37.13 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना, 37.13 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी वही बोला है आपको कि देखिए सभी विद्यार्थियों का औसत अंक याद कीजिए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना गया, 37.13। तो 37.13 को देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी को जो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगता है। कितना दिख रहा है, देखिए ये चाल दिख रहा है, चाल दिया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 110 मीटर क्या है रेलगाड़ी है और यहाँ पर 132 मीटर लंबा पुल है। अगर उसको पार करेगी रेलगाड़ी कितने समय में पार कर देगी, तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर, ठीक है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है ना, दूरी यहाँ पर दूरी बटा चाल हो गया, ठीक है, दूरी बटा चाल हो गया है। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया है, तो दूरी देखिए 2 को दिया है, यानी 110 भी दिया है यहाँ पर रेलगाड़ी का भी और यहाँ पर 132 क्या दिया है पुल का भी, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब एक क्या दिख रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रहा है, तो देखिए हमको मीटर में ये सेकंड में दिया है, आंसर क्या दिया है, देखिए सेकंड में दिया है, तो हमको क्या करेंगे, ये 72 दिख रहा है, 72 को मीटर, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। जब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पर 5/18 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना, भाग कर लेंगे तो 18 चौके 72 आ गया है, ये 4 आ गया, तो 4 5 20 हो गया, कितना आ गया यहाँ पर आपको 20 आ गया है, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसका चाल कितना गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चाल है, चाल कितना गया 20 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, ये 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, चाल 20 आ गया। जब चाल 20 आ गया, ठीक है ना, चाल 20 आ गया, तो अब इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, देखिए 110 को और 132 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 2 का 2 हो गया, ठीक है, और 3 1 4 आ गया, ठीक है ना, और 2 2 242 आ गया, ठीक है, 242 में 2 से यानी 20 ले भाग करेंगे, 242 में 20 ले भाग करेंगे तो कितने मर्त में कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहले एक को काटना है, 121 मर्त में कितना गया, ये 10 आ गया, ठीक है। अब इनको भी काट लिए तो कितना गया 12.1 हो गया, ठीक है, 12.1 सेकेंड, 12.1 सेकेंड हो गया है। तो आपको वही पूछा है कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना, 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर ये 12.1 सेकेंड, ठीक है, तो 12.1 सेकेंड देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु 10% की छूट पर यानी 3600 में बेची गई, ठीक है, यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है ना, एक वस्तु को अगर हम 10% छूट पर बेचते हैं तो 3600 रुपये में बेच देते हैं। अगर वही छूट को अगर हम 15% बढ़ा देंगे, अगर 15% में अगर छूट को हम कर देंगे ताकि उसको कितने रुपए में हम विक्रय मूल्य करेंगे यानी बेचेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे, जब 15% छूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना दिख रहा है आपको 3600 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 3600 कितने पर 15% पर छूट आ रहा है, ठीक है, तो 3600 आ गया, फिर बराबर में कितना रखते हैं 1 से रखेंगे, ठीक है, 1 से ये 10% छूट 90 पर हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 90 आ गया, 90/100 दिख रहा है। इसको क्या करते हैं इधर काटते हैं, 9 चौक को 36 हो गया, देखिए 4 मर्द में कट गया और 1 0 से 1 0 काट दिए, आपको कितना बच गया, x पहले यहाँ पर रखते हैं, x बराबर कितना गया 400 आ गया, ठीक है ना, 400 2 2 4 2 0 इधर दिख रहा है ना, इधर 36 नहीं इधर दूर 0 है तो कितना आएगा 4000 है, x के बराबर 4000 रुपये आएगा। जब x के मान 4000 आ गया, अब बोल रहा है कि 15% छूट पर, ये हम किस पर, ये 10% छूट पर निकाले हैं, अब हमको 15% पर निकालना होगा, ठीक है, देखिए 15% ये छूट पर निकालना होगा, ठीक है, 15% छूट के पश्चात लिखते हैं, पश्चात, ठीक है ना, 50, तो यहाँ पर कितना गया, तो 15% छूट, तो 15% तो कितना है वो टोटल 4000 आया है, 4000 पर 15% करेंगे तो 85% हो गया, ठीक है ना, 85/100 रख लेंगे। अब देखिए 2 0 से इधर काट लिए और 2 0 से इधर काट लेंगे तो कितना बचेगा, 40 इधर हो गया और 85 इधर हो गया, इनको गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको यानी 3400 आ गया, कितना गया 3400 रुपये। तो आपसे वही बोला कि 15% अगर छूट में बेचेंगे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे, तो 3400 में, तो 3400 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 3400, तो 3400 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का सबको मिलता रहे।